नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंह आठिया और एमकेएच की मैथ्स की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, प्रायिकता जो हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, एक ऐसा लग रहा था कि हम कोई गेम प्ले कर रहे हैं जहां पर हम सिक्के उछाल रहे थे। उसके बाद चलते हैं हम डाइस की तरफ, पासे की तरफ चलते हैं कि पासे को जब उछालते हैं तो क्या क्या परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि जब भी हम किसी पासे को उछालेंगे तो अगर हम एक पासे को फेंकते हैं यानी यूं करके और यूं जैसे ही फेंकते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं आने के चांसेस रहते हैं। या तो वहाँ पर 1 आएगा, या 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 4 आएगा, या फिर 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। तो ये 6 जो है रिजल्ट आने के चांसेस रहते हैं, यानी ये परिणाम आएंगे 6 के 6। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब इसमें से कई चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं, जैसे कि एक पासे को फेंका जाता है तो विषम संख्या आने के परिणाम। तो इनमें से कौन कौन से विषम परिणाम हैं? तो सिंपल सी बात है कि 1, 3 और 5 जो है वो क्या है, विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम है। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पासे को फेंका जाता है तो विषम संख्या आने के प्रायिकता ज्ञात करो, तो वहाँ पर आप इन परिणामों को यूज करेंगे और टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 3। तो प्रायिकता हमारी क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम, तो 3/6 यानी 1/2 आ जाएगा। चलिए, हालांकि हम आगे आगे क्वेश्चंस में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर समझ लीजिए। इसी के साथ साथ आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर पासे को फेंका जाए तो सम संख्या आ जाए, यानी क्या आ जाए, सम संख्या आए, तो उसके लिए हालांकि प्रायिकता हम आगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आगे करने वाले हैं, लेकिन परिणाम क्या क्या आएंगे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पर कौन कौन सी सम संख्या आपको दिख रही है, तो 2 है, 4 है, 6 है, ये तीनों क्या है, सम संख्याएं हैं। तो उसके लिए परिणाम कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों तीसरी चीज़ जिसमें ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होता, तीसरी चीज़ है कि अभाज्य संख्या आने के परिणाम। अभाज्य संख्या। अब आपको तो पहले ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अब सिंपल सी बात, अभाज्य संख्या का नाम लेते हैं हमें ही पता चल जाता है कि ऐसी संख्या जो या तो खुद से भाग जाती है या फिर 1 से भाग जाती है, उसे हम अभाज्य संख्या कह देते हैं। फिर हमारा डाउट हो जाता है कि जो 1 है, यानी संख्या जो 1 है वो एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। यानी अगर हम बात करें 2, 3 और 5 की, ये तो अभाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इनमें या तो खुद का भाग जाता है या 1 का भाग जाता है। इसी तरह से अगर 4 देख लिया जाए तो इसमें तो 2 का भी भाग जाता है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। इनमें तो हमें पता चल गया, लेकिन 1 में हम पूछते हैं कि क्या एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या, तो ज़्यादातर बच्चे यही आंसर करते हैं कि 1 जो है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पर हमारी जो थ्योरी है वो गलत हो जाती है, क्योंकि अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आपको नोट करने की ज़रूरत है कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो यहाँ पर पहली चीज़ में ही क्लियर हो जाता है कि 1 से बड़ी वह संख्या, 1 से बड़ी वह संख्या जो या तो खुद से या 1 से विभाजित होती है, विभाज्य होती है, ये विभाजित होती है, क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारी अभाज्य संख्या। तो अब अभाज्य संख्या में तो एक चीज़ हमने क्लियर कर ली कि हमारी संख्या क्या होगी, हमारी संख्या 1 से बड़ी होनी चाहिए। यानी 1 से बड़ी संख्याओं की हम बात करेंगे, जैसे 2 है, 3 है, 4 नहीं है क्योंकि 4 में 2 का भी भाग जाता है, फिर 5 हो गया, 6 नहीं है क्योंकि 6 में 3 और 2 का भाग जाता है, उसके बाद 7 है, 9 नहीं है, उसके बाद 10 नहीं है, 11 है, उसके बाद 12 नहीं है, 13 है। तो इनमें और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, या तो खुद का जाता है या संख्या 1 का जाता है। तो इस तरह से काफ़ी सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं।
अब बात आती है कि एक जो संख्या है वो भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि एक जो है वो ना तो भाज्य संख्या में रखी गई है और ना ही अभाज्य संख्या में रखी गई है, क्योंकि हम संख्याओं का पता कैसे लगाते हैं, एक से बड़ी संख्याओं का लगाते हैं। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, एक को उदासीन माना गया है। ये चीज़ आपको यहाँ पर आपने नहीं सीखी है। चलिए उसके बाद हम चलते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारी तो बात क्या हो रही थी, हमने तो पासा फेंका था ना, तो पासा फेंकने पर कौन कौन सी अभाज्य संख्या हमें प्राप्त होगी। तो चलिए एक भाज्य है या अभाज्य है हमें पता ही नहीं, क्योंकि वो तो उदासीन है। तो अभाज्य संख्याओं में एक को हम नहीं रखने वाले। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या के आने के परिणाम कौन कौन से रहेंगे, तो वो कौन कौन से रहेंगे। अभाज्य संख्या एक तो नहीं है, दो अभाज्य संख्या है, तीन भी है, चार नहीं है, पाँच है। तो ये तीनों की तीनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पे काफ़ी बच्चे गलती कर देते हैं कि वो एक को भी ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि एक पे और किसी का भाग तो जाता नहीं, या तो एक का खुद का जाता है या फिर एक जो संख्या उसका तो जाता ही है। चलिए तो इसके लिए वो अभाज्य संख्याओं में एक को रख लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो दोस्तों अब यहाँ पे एक बात हमने कर ली कि जब एक पासा हो हमारे पास तब तो हम क्लियर कर लेंगे कि हमसे टोटल परिणाम भी देख लेंगे, विषम संख्या के परिणाम देख लिए, सम संख्या के परिणाम देख लिए, अभाज्य संख्या देख ली। आपसे पूछ ले 4 से छोटे अंक, तो 1 2 3 4 से छोटे अंक हो जाएंगे। आपसे पूछ ले कि 6 से बड़ा अंक, तो 6 से बड़ा अंक क्या कोई आता है, नहीं आता, इसका मतलब उसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी। चलिए उसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए 6 से छोटे अंक, तो 6 से छोटे अंक 1 2 3 4 5, ये इसमें से बहुत सारे बन सकते हैं। तो हम क्वेश्चन के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कर देंगे, क्योंकि हमें इतना ज्ञान तो हो ही गया है कि हम अगर पासा फेंके तो हमें पता हो ही जाएगा कि कौन कौन सी संख्या 6 से बड़ी है, कौन सी 6 से छोटी है, कौन सी 4 से बड़ी है, कौन कौन सी 4 से छोटी है। तो ये तो हम कर ही देंगे। चलिए उसके बाद हम चलते हैं कि अगर एक पासे की बजाय दो पासे एक साथ फेंके जाएं तब क्या होगा। तो देखिए दो पासे एक साथ फेंक दिए तो हम रिजल्ट्स देखते हैं। चलिए देखते हैं। अब अगर पूछा जाए कि दो पासे एक साथ फेंक दिए गए तो वहां पर क्या होगा। मान लीजिए पहले पासे में एक आ गया तो दूसरे पासे में एक आ सकता है, दो आ सकता है। दूसरे पासे की बात करिए, पहले पासे में तो फिक्स कर दिया कि एक आया है, तो दूसरे पासे में कुछ भी आ सकता है, एक आ सकता है, दो आ सकता है, दूसरे पासे में 3 आ सकता है, दूसरे पासे में 4 आ सकता है, दूसरे पासे में 5 आ सकता है, दूसरे पासे में 6 आ सकता है। अब अगर पहले पासे में 2 आया तो भी दूसरे पासे में 1 आ सकता है, दूसरे पासे में 2 आ सकता है, दूसरे पासे में 3 आ सकता है, दूसरे पासे में 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और इसी तरीके से 6 आ सकता है। इसका मतलब क्या है कि हम चांसेस ले रहे हैं कि अगर पहले पासे में 1 आया, यहाँ पर 1 रख दिया हमने, तो दूसरे पासे में 1 भी, 2 भी, 3 भी, तो ऐसे 6 परिणाम बन गए। अगर पहले पासे में 2 आया तो 2 के लिए भी 6 परिणाम बन गए। इसीलिए 6 की 6 संख्याओं के लिए 6 के 6 परिणाम बनेंगे। तो टोटल कितने परिणाम बन जाएंगे, 6 गुना 6 36 परिणाम हमारे पास बनेंगे जब हम दो पासों को एक साथ फेंकेंगे, क्योंकि दोनों पासों में 1 से लेकर के 6 संख्याएं आ सकती हैं। तो पहले पासे में अगर 1 आया तो दूसरे पासे में हमें नहीं पता क्या आएगा। हालांकि हमें पहले पासे में भी नहीं पता, इसलिए हम टोटल के परिणाम बताते हैं कि अगर पहले में 3 आया तो दूसरे में कुछ भी आ सकता है, 3 4 आ सकते हैं, 3 और 5 आ सकते हैं, 3 और 6 आ सकते हैं। चलिए अगर पहले पासे में 4 आया तब भी 6 परिणाम बन सकते हैं। अगर हमारे पास पहले पासे में 5 आ गया तब भी हमारे 6 परिणाम बनेंगे। बिल्कुल सिंपल, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और उसके बाद 5,6। चलिए उसके बाद 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6।
तो चलिए ये कितने परिणाम हो गए, ये हमारे पास टोटल परिणाम कितने हो गए, 36 परिणाम हो गए जब हमारे पास क्या होगा, 2 पासे होंगे। लेकिन दोस्तों 2 पासे में क्वेश्चन वो और भी घुमाने वाला है। अब और क्या घुमाने वाला है, तो यहाँ पर वो आपसे पूछेगा कि 2 पासे फेंके जाए, 2 पासे फेंके जाए तो संख्याओं का योग 3 आने की प्रायिकता बताइए। यानी संख्याओं का योग 3 कब आएगा, जब पहले पासे में 2 आए और दूसरे में 1 आए, या फिर पहले में 1 आए और दूसरे में 2 आए। तो इसका मतलब ये दोनों परिणाम हमें क्या बताएंगे कि दोनों पासों में संख्याएं जो आई हैं उनका योग कितना आया है, उनका योग तो जी 3 आया है। इसी तरीके से ये एक परिणाम होगा जब दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग कितना होगा, 2 होगा। इसी के बाद नीचे के जो परिणाम होंगे वो हमें क्या बताएंगे कि ये तीनों परिणाम किसके हैं, कि संख्याओं का योग कितना आए, 4 आए। यानी अगर मान लीजिए कि आप लूडो खेल रहे हैं और आपने कह दिया कि 2 पासे उछाले जाएंगे, अब आपको जो भी आपके सामने खेलने वाला बैठा है तो उसकी जो भी वो चाल चल रहा है, मान लीजिए कि उसकी जो भी वहाँ पर मान लीजिए कि वो 4 स्टेप दूर है और आपको उसको काटना है, तो आप मान लीजिए कि आपको कितने चाहिए, 4 चाहिए। आपने 2 पासे उछाले, आपने कहा कि दोनों पासों का योग मेरा 4 आए, तो इसकी क्या प्रायिकता है, तो आपको 4 लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो दोनों पासों में 2-2 आए, या फिर पहले पासे में 3 आए दूसरे में 1 आए, या फिर पहले में 1 आए दूसरे में 3 आए। तो यही आपको चाहिए ना। इसका मतलब क्या है कि दोनों पासों में योग 4 आने के परिणाम कितने रहेंगे, 1, 2 और 3 परिणाम बनेंगे। इसी तरीके से पासों में संख्याओं का योग जो 5 आए उसके परिणाम ये रहेंगे। ये परिणाम रहेंगे कि पासों में संख्याओं का योग क्या है, 6 आए। आपको पता चल रहा है 5 और 1 6, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 2 और 4 6, 1 और 5 6। इसी तरीके से पूरे हम सारे के सारे परिणाम बना लेते हैं कि संख्याओं का योग क्या क्या आता है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर इन परिणामों में संख्याओं का योग कितना आएगा, तो इन परिणामों में संख्याओं का योग 7 आएगा। इन परिणामों में संख्याओं का योग कितना आएगा, तो इन परिणामों में संख्याओं का योग 8 आएगा। चाहे आप योग करके देख लीजिए। उसके बाद बस आप यूँ टेढ़े टेढ़े बनाते जाइए, तिरछी लाइनें खींचते जाइए और एक एक जो मान है वो बढ़ाते जाइए। ये है 10 का, 6 और 4 10, 5 और 5 10। ये हो गया 11 का, यहाँ पर योग 11 और यहाँ पर योग 12 हो गया। चलिए अब वो आपसे पूछता है कि आपने क्या किया, आपने 2 पासों को उछाला और दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग 13 आए। क्या ऐसा कोई परिणाम है? तो क्या 12 से आगे कुछ योग आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दोनों पासों पर क्या आ सकते हैं, 6 और 6 आ सकते हैं। यानी 12 ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, 12 से ज़्यादा योग नहीं होगा। यानी 13 योग आने के परिणाम क्या होंगे, तो 13 का योग आने के परिणाम क्या होंगे, 0 होंगे, 1 भी नहीं आएगा। चलिए अब उसके बाद हम क्या ज्ञात करते हैं, यहाँ पर संख्याएं ज्ञात करते हैं कि यहाँ पर तो है कि संख्याओं का योग क्या क्या आ रहा है। तो कौन कौन से योग आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, 11 आ रहा है और 12 आ रहा है। यानी ना तो संख्याओं का योग कभी 1 आता है और ना ही संख्याओं का योग कभी 13 आता है। 2 से 12 के बीच में आते हैं। अब हमें पता करना है, यहाँ पर देखिए थोड़ी सी ध्यान से देखने वाली चीज़ है। अगर एक बार इसको हमने अरेंज कर लिया तो उसके बाद तो हमारे टिप्स पर हो जाने वाला है। ये गेम ही तो चल रहा है एक तरीके से। अगर हमने एक बार इसको अच्छे से कर दिया तो उसके बाद फिर हमें इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर ये तो हमारे माइंड में छप जाएगा। चलिए अब हमें ये पता करना है कि यहाँ पर ये योग प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं। यानी कितने परिणाम हैं जो ये बताते हैं कि योग 2 आएगा, कितने परिणाम हैं जो ये बताते हैं कि योग 3 आएगा, कितने परिणाम ऐसे हैं जो बताते हैं कि जो योग है वो 12 आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि कितने परिणाम हैं जो योग 2 बता रहे हैं, तो 1 ही तो है। इसका मतलब इसके जो अनुकूल परिणाम होंगे वो 1 होंगे। चलिए ये चीज़ क्लियर हो गई। 3 बताने वाले 2 होंगे, 4 बताने वाले 3 होंगे। देखिए 1 2 और 3 ही तो परिणाम बता रहे हैं, योग 4 आएगा। ठीक है, इसी तरह से 5 का 4 बताएंगे, 6 का 5 परिणाम बताएंगे, 7 जो योग होगा वो कितने परिणामों का होगा, 6 परिणामों का होगा। 1 2 3 4 5 6 के 6 परिणामों का योग कितना होगा, 7 होगा।
उसके बाद 8 परिणाम, मतलब 8 जो योग होगा वो कितने परिणाम बताएंगे, तो फिर वापिस से संख्या घटनी शुरू हो जाएगी। 5 परिणाम बताएंगे, 1 2 3 4 5 परिणाम बता रहे हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। योग 9 आए, इसके बारे में 4, इसके बारे में 3, इसके बारे में 2 और इसके बारे में 1 ही जो परिणाम है वो हमें बता रहा है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपसे पूछ लिया जाए कि प्रायिकता बताइए कि संख्याओं का योग 5 आए, तो प्रायिकता के लिए हम क्या करते हैं, प्रायिकता जो होती है हमारी वो क्या होती है, अनुकूल परिणाम, शॉर्ट में लिख रहे हैं अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल संभावित परिणाम। तो यहाँ पर कुल संभावित परिणाम कितने हैं, कुल संभावित परिणाम टोटल सारे के सारे परिणाम तो कितने हैं, 36 है। तो बटा में तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और मान लीजिए किसी भी संख्या के देख लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाए कि योग 8 आने की प्रायिकता बताइए, तो 8 आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 5 है। तो 8 आने की प्रायिकता क्या होगी, 5/36, यानी अनुकूल परिणाम तो दे रखे हैं। इसके बटा में अगर आप टोटल परिणाम यानी कुल परिणाम अगर लगा देते हो तो ये इनकी प्रायिकता हो जाती है 4/36, 6/36, 5/36, 4/36, 3/36, 2/36 और 1/36। तो ये आपको समझ आ गया होगा। हालांकि ये हमें नहीं करना है, ये हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब वहाँ पर करेंगे। अगर जो जो हमसे पूछा जाएगा वो हम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें अनुकूल परिणामों की संख्या देखनी है कि योग 7 आए, ऐसे कौन कौन से परिणाम होंगे, ये हमने यहाँ देख लिया। कितने होंगे ये हमने यहाँ देख लिया कि 6 होंगे। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। इसका हम यूज़ करने वाले हैं कि 2 पासे जब उछाले जाए तो कितने परिणाम आते हैं, टोटल 36 परिणाम आते हैं। आपसे पूछ लिया जाए योग के बारे में कि दोनों पासों में जो फेंकी गई पासे हैं उनमें दोनों पासों पर संख्याओं का जो योग है वो कितना आएगा, कितने परिणाम उसको शो करेंगे, तो उसका यूज़ हम करेंगे प्रायिकता निकालने के लिए। तो चलिए दोस्तों, होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्योंकि हमारे सामने ये टेबल हमने अभी ड्रॉ की हुई है तो 2 पासों वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो आपकी जो प्रश्नावली है 18.1 उसका जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन जो है हमारे पास कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। अब एक पासे को 2 बार उछाला जाएगा तो अनुकूल परिणाम तो बनेंगे ये, तो आप लिख देंगे कि एक पासे को 2 बार उछाला जाए या 2 पासों को एक साथ उछाला जाए तो वो एक ही बात होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि एक पासे को 2 बार उछालने पर प्राप्त अनुकूल परिणाम, फिर ये 36 के 36 परिणाम आप लिख देंगे। उसके बाद वो क्वेश्चन क्या कहता है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि संख्याओं का योग 9 है, यानी उसने क्या कहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि संख्याओं का योग क्या हो, संख्याओं का योग जो है वो 9 होना चाहिए। तो संख्याओं का योग 9 अगर देखें तो यहाँ पर कितने परिणाम आएंगे जो बताएंगे कि संख्याओं का योग 9 आ सकता है, तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 परिणाम ऐसे होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, कुल परिणाम तो हमने लिख दिए, कुल संभावित परिणाम तो हमने लिख दिए कि एक पासे को 2 बार उछाला जाए तो कुल संभावित परिणाम तो ये सारे के सारे हो जाएंगे। चलिए उसको थ्योरेटिकल कर ही लेते हैं, इसको अब हम मिटा देते हैं क्योंकि ये तो हमने नोट कर ली, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। चलिए तो हम सॉल्यूशन क्या लिखेंगे कि एक पासे को, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है ये हमारा, कि एक पासे को 2 बार फेंकने पर 2 बार फेंकने पर कुल संभावित परिणाम बराबर कुल संभावित परिणाम, ये सारे के सारे आप बना देंगे, यानी कितने बना देंगे, 36 के 36 बना देंगे। अब वो हमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं संख्याओं का योग कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। क्वेश्चन के 2 पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कहता है कि संख्याओं का योग कितना आना चाहिए, संख्याओं का योग 9 आना चाहिए। तो चलिए फिर चलते हैं। तो संख्याओं के योग 9 आने के अनुकूल परिणाम, संख्याओं का योग 9 आने के अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं,
देखिए हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन करने का तरीका क्या रहेगा। तो 9 आए, उसके अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इनको लिख दीजिए। एक तो 6,3 है, दूसरा 5,4 है, तीसरा हमारे पास 4,5 है और चौथा हमारे पास 3,6 है। चलिए ये हमें समझ आ गया। उसके बाद हमें पता है कि अभीष्ट प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है। अभीष्ट प्रायिकता मतलब इस क्वेश्चन में जो हमें प्रायिकता पूछी गई प्रायिकता, उसका फॉर्मूला क्या होगा, अनुकूल परिणाम, यानी जो घटना पूछी है उस घटना के अनुकूल परिणाम। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बटा में क्या होता है, कुल संभावित परिणाम। यहाँ पर आप फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि संख्याओं का योग 9 आने के अनुकूल परिणाम, संख्याओं का योग 9 आने के अनुकूल परिणामों की संख्या। और बटा में आप क्या लिखोगे, कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो दोस्तों कुल जो संभावित परिणाम है वो तो हमें पता है कितने रहते हैं, 36 रहते हैं। तो बटा में तो 36 आ जाएगा। अब 9 आने के अनुकूल परिणाम गिन लीजिए, 1, 2, 3 और 4, तो ये तो आ गए 4, तो ये हो जाएंगे 4/36। जब इनको काटते हैं तो 9 से जाता है, 9 चौक 36 होते हैं, 9 चौके 36 होते हैं, तो 1/9 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना आसान ये क्वेश्चन है। बस आपको क्या आना चाहिए, ये टेबल आनी चाहिए। ये टेबल में आपको ये पता लगना चाहिए कि किन किन संख्याओं का योग जो है 9 आएगा। तो इस तरह से आप टेढ़ी रेखाएं खींच करके वो भी पता लगा लोगे। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ आ गई। उसके बाद आपने अनुकूल परिणाम लिख दिए, प्रायिकता निकाल दी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। तो ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है उसी का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 का ही सेकंड पार्ट हमसे क्या पूछा गया है कि इसकी प्रायिकता बताइए कि संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। तो आप यहाँ पर बताइए कि क्या संख्याओं का योग कभी 13 हो सकता है? ना तो संख्याओं का योग कभी 1 होता है, ना ही संख्याओं का योग कभी 13 होता है। ये तो हम देख ही चुके हैं, संख्याओं का योग 2 से लेकर के 12 के बीच बीच में रहता है। तो 13 के लिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम जो है कुल संभावित परिणाम तो सेम, ये हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा। 13 आने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो 13 आने के अनुकूल परिणाम तो कितने हो जाएंगे, 0, और कुल परिणाम कितने हैं, 36। तो इसका ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा कि 0 प्रायिकता रहेगी कि इसकी संख्याओं का योग 13 आने की। इसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए संख्याओं का योग 1 आने की तो उसकी भी 0 रहेगी। तो इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, कुल परिणाम ये पूरी टेबल, उसके बाद संख्याओं का योग 13 आने के अनुकूल परिणाम 0, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या 0/36 और आंसर आ जाएगा 0। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों 2 पासों उछालने पर सिर्फ हमारा एक ही क्वेश्चन है प्रश्नावली 18.1 में। और दोस्तों यहाँ पर जो है हम उदाहरणों को सॉल्व नहीं करते हैं, उदाहरणों को हम सॉल्व नहीं करते हैं। ऐसा समझा जाता है, ऐसा माना जाता है कि उदाहरण आपकी बुक में उसके सॉल्यूशंस दिए होते हैं तो आप उनको करेंगे, आप उनको घर पर बैठ करके उनकी प्रैक्टिस करेंगे और साथ के साथ उनके आंसर भी दिए होते हैं, वो सॉल्व होते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। उसकी बाकायदा क्या है कि आप क्वेश्चन नंबर लिख करके हमें भेज सकते हो कि उदाहरण नंबर फलां जो है इस नंबर पेज पर है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है तो इसका जो है सोल्यूशन हमें भेजिए, तो हम पक्का आपको प्रोवाइड करवाएंगे उसका सोल्यूशन। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया हमारा 8वां क्वेश्चन। उसके बाद हम पासों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है प्रश्नावली के वो चुन के 18.1 प्रश्नावली में से करते हैं। और आपको पता है कि 18.1 जो प्रश्नावली है वो बहुत ही छोटी सी प्रश्नावली, उसमें केवल 11 ही क्वेश्चन है और जिसमें से 3-4 क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर ही चुके हैं। तो चलिए पासों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनको साइड में निकाल करके उनको सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है, आपके जो क्वेश्चन होते जा रहे हैं उनको टिक करते जाइए, ठीक है। चलिए अब करते हैं फटाफट से। तो चलिए दोस्तों, अब इसमें जो है 18.1 प्रश्नावली जो है आपकी, उस पर पासों से रिलेटेड 2 ही क्वेश्चन थे हमारे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि पासे को आपने फेंकना है और क्या पता करना है, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता।
तो आप सिंपल सी बात क्या लिखेंगे यहाँ पर कि पासे को उछालने पर प्राप्त सभी संभावित परिणाम कौन से होंगे। सिंपल सी बात, पासे को फेंकने पर सभी संभावित परिणाम, कि जितने भी संभावित परिणाम हैं टोटल सारे कितने हो जाएंगे। आप सिंपल सी बात है, पासा फेंकिए तो कौन कौन से नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 यही तो आएंगे। तो चलिए 1 2 3 4 5 6। अब वो कहते हैं 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, यानी 4 से बड़े अंक कौन कौन से हैं, तो उनके अनुकूल परिणाम क्या होंगे। तो हम लिखेंगे कि 4 से बड़ा अंक आने, 4 से बड़ा अंक आने के अनुकूल परिणाम। अब 4 से बड़ा अंक कौन कौन से आ सकते हैं, तो सिंपल सी बात 4 से बड़े अंक 5 या 6 ही होंगे। चलिए ये हमें समझ आ गया। उसके बाद प्रायिकता अगर पूछी जाए तो प्रायिकता आपको पता है, या तो आप ये लिख सकते हो अभीष्ट प्रायिकता, या फिर आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, या तो अभीष्ट प्रायिकता सीधा ही लिख लीजिए, या फिर जो आपको दिया गया है जिसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है वो आप लिखिए। तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, 4 से बड़ा अंक आने के अनुकूल परिणाम। फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा कि हमें क्या करना होता है, जिसके हमें प्रायिकता निकालनी होती है उसके अनुकूल परिणाम ऊपर रहते हैं और बटा में क्या रहते हैं, कुल संभावित परिणाम। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कुल संभावित या सभी संभावित परिणाम, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या हम ऊपर लिख दे रहे हैं, आपको पूरा इसी के साथ लिखना है, परिणामों की संख्या। अब ज़रा बताइए कि टोटल परिणाम जो हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो नीचे तो आ गया 6 संख्या है कुल संभावित परिणामों की। 4 से बड़ा अंक आने वाले परिणामों की संख्या कितनी है, तो 1 और 2 ही है, तो 2/6। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब हम इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं क्या, ये आपको देखना है। तो 2/6 इसको तो काट सकते हैं, कितना आ जाएगा 1/3, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। यानी पासों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे, एक पासे वाले भी हमें क्लियर हो गया, 2 पासे वाला भी हमें क्लियर होगा। इसी के साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1 3 और 5। तो विषम संख्या के अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3 हो गए, और कुल परिणाम कितने, 6 हो गए। तो इसको आप काट दोगे, कितना आ जाएगा 1/2। इसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाए सम संख्या, तो सम संख्या के अनुकूल परिणाम 1 2 और 3, तो 3 अनुकूल परिणाम हो गए, और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 6, तो ये कट जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए अभाज्य संख्या, क्योंकि एग्जाम्पल्स में आपको एक अभाज्य संख्या वाला भी क्वेश्चन मिलेगा, तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 है, 3 है और 5 है। तो अभाज्य संख्याओं को गिनिए, अनुकूल परिणाम कितने आएंगे, 3 आएंगे। तरीका आपका ये रहेगा, तरीका आपका यही रहेगा, आपको लिखना है। बस हम यहाँ पर शॉर्ट में कर रहे हैं। तो जो है अभाज्य संख्या कितनी है, टोटल 3 है, तो कुल परिणाम कितने हैं, 3/6, तो उसकी भी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो सारे के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए पासों से रिलेटेड। अब दोस्तों पासे हो गए, सिक्के हो गए, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टाइप रहेगा ताश के पत्ते, जिन्हें हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यहाँ तक हमने जो भी समझा वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप इस वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं, आपको सब कुछ समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम जो काम कर रहे हैं उसका फ़ायदा बहुत सारे बच्चों तक पहुँचे। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।